इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी बांग्लादेश में हैं और दोनों देशों के बीच बड़े समझौते साइन हुए हैं। मोदी ने बांग्लादेश का दिल जीत लिया। आज मोदी मंदिर भी गए, डिप्लोमेटिक टॉक भी हुई। मोदी ने बांग्लादेश को वैक्सीन भी दी और एम्बुलेंस भी। बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा और भारत उसकी मदद करेगा। ये तो थी बांग्लादेश दौरे की बड़ी हेडलाइन, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो मोदी के एक बयान की। क्या नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की खातिर आंदोलन में हिस्सा लिया था? सोशल मीडिया की पूरी टाइमलाइन में अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली से लेकर गुजरात तक मोदी की स्पीच की सच्चाई निकाली। 1971 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट तैयार की। आप समझ जाएंगे कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन उनके बारे में कितना झूठ बोलते हैं, कितनी अफवाह फैलाते हैं, आज हम उसकी पोल खोलेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में कौन कौन झूठ बोलता है, यह उस पर बहुत बड़ा खुलासा है। पिछले 24 घंटों में मोदी को ना जाने क्या क्या कहा गया है। मोदी के राजनीतिक विरोधियों की टाइमलाइन में अनाप शनाप लिखा गया है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सबने मानो सुपारी ले रखी थी। सबकी टाइमलाइन पर मोदी को बदनाम करने की होड़ लगी हुई थी और उसकी वजह थी मोदी की कही एक बात। अब से चंद घंटों पहले मोदी की एक बात आपने सुनी होगी। बांग्लादेश की आजादी के लिए मोदी जेल गए, ये मोदी ने खुद कहा। मोदी का ये बयान आज आपको दोबारा सुनना चाहिए। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। मोदी ने जो कहा सच कहा, 100% सही कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन मोदी के विरोधियों ने इसको एक उल्टे नैरेटिव से घुमाना शुरू कर दिया। 1971 में मोदी के जेल जाने की खबर को झूठा बताया गया। सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप मोदी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर दी गई। क्या क्या नहीं लिखा गया और इसी बहाने मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए एजेंडा चलाया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नैरेटिव फैलाया कि हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को भारतीय फेक न्यूज का मजा चखा रहे हैं। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। थरूर का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर था। कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और एक कार्टून शेयर करके संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान वाला एजेंडा चलाया। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैलाया कि जिनका अपने मुल्क की आजादी में कोई योगदान और नामो निशान नहीं था, वो कांग्रेस द्वारा ही आजाद कराए गए पराये मुल्क की आजादी में अपने योगदान का दावा ठोक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन रहे हैं। ना जाने इतनी फकीरी कहां से लाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी पर अटैक करते हुए लिखा, बांग्लादेश की आजादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी, युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, फिर मोदी जी को जेल भेजा किसने, भारत ने या पाकिस्तान ने? ट्विटर पर मोदी के खिलाफ झूठी स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर उसे एजेंडे के तहत फैलाया गया, मगर किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। वैसे तो प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो उन बातों को मान लेना चाहिए। बावजूद इसके जिन लोगों को बांग्लादेश की आजादी में मोदी के स्ट्रगल की बात पर शक था, उनके लिए कुछ सबूत है। सबूत नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये पीएम बनने से पहले मोदी के जीवन पर प्रकाशित किताब कॉमन मैन नरेंद्र मोदी थी, जिसमें उस घटना का जिक्र था।
मगर सबको मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करना था, इसलिए किसी ने सबूत की बात नहीं की। कवर पेज देखा, बैक पेज देखा और ये कहकर कहानी घुमा दी कि ये किताब तो इमरजेंसी पर आधारित थी। और ये बात सही भी है। मोदी उस वक्त ना गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ना भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1971 की घटना का जिक्र उस किताब में जरूर था। लेकिन लोगों ने इस फैक्ट को नहीं माना। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी नाम की किताब के पेज नंबर 38 और 39 में उनके पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ हुए आंदोलन में भाग लेने का जिक्र है। किताब में लिखा है कि मोदी ने कुछ समय बाद पूर्वी बंगाल के मुस्लिम और हिंदुओं पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और जनसंहार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिल्ली में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में भाग लेकर नरेंद्र ने अपनी निष्ठा और सेवा भावना का परिचय दिया। उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, लेकिन फिर जल्द ही छोड़ दिया गया था। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे, तब भी उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। इसके भी सबूत कैमरे पर है। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी, वो हमारे कान में गूंजती थी। और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया। और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी। अगस्त 1971 में जनसंघ ने बांग्लादेश सत्याग्रह शुरू किया था, जो 12 दिन तक चला था। इस दौरान जनसंघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए थे। सत्याग्रह के आखिरी दिन 1200 महिलाओं और बच्चों सहित करीब 10,000 कार्यकर्ता जेल गए थे। यहां तक कि उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्याग्रह को संबोधित भी किया था। ये सारे फैक्ट सामने आ गए, मगर एजेंडा चलाने वाले तो मोदी को घेरने में बिजी थे। आधी अधूरी जानकारी के साथ मोदी की बातें घुमाई गई, अफवाहें फैलाई गई। इसका खामियाजा क्या होता है, ये शशि थरूर से सीखना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कहां से पढ़ लिया कि मोदी ने बांग्लादेश दौरे में इंदिरा का नाम नहीं लिया, जबकि सच्चाई क्या है आप खुद सुनिए। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। मोदी ने 1971 में सत्याग्रह भी किया। इस बार बांग्लादेश दौरे पर इंदिरा गांधी का नाम भी लिया। और जब शशि थरूर को सच्चाई पता चली तो बाद में माफी मांगते हुए सॉरी मोदी भी कहा। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जांच कर, परख कर, सही बात कहने में ही भलाई है। आज बंगाल में चुनाव चल रहा था, मगर दीदी बहुत गुस्से में थी। जिस वक्त नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को गिफ्ट दे रहे थे, उस वक्त ममता सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। मगर राजनीति से आगे बढ़कर आज मोदी की कूटनीति भी समझिए। मोदी की बांग्लादेश वाली कूटनीति में भी दीदी को बंगाल वाली राजनीति दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? ये समझने के लिए हमने गूगल ट्रेंड से लेकर ग्राउंड जीरो तक पड़ताल की और नतीजे चौंकाने वाले निकले। मोदी ने बांग्लादेश में जो किया, बंगाल के वोटर्स ने वो सब कुछ देखा। बांग्लादेश दौरे के डे 2 में मोदी का एक एक रिएक्शन बंगाल में वोटर्स के लिए अट्रैक्शन बना हुआ था। मोदी मंदिर मंदिर घूम रहे थे और बंगाल के वोटर्स वोट वाली लाइन में खड़े होकर मोबाइल पर लाइव विजुअल देख रहे थे। तो क्या मोदी की बांग्लादेश वाली इन 3 तस्वीरों ने बंगाल चुनाव का सारा समीकरण बदल कर रख दिया है? यह समझने के लिए आज हमने बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक पूरी पड़ताल की है। काली मंदिर से मथुआ मंदिर तक मोदी की विजिट की तस्वीरें देखकर बंगाल के वोटर्स ने किस पार्टी का बटन दबाया, रिएक्शन चौंकाने वाले हैं।
मोदी के खिलाफ जो सियासी जंग लड़ते हैं, दरअसल वो मोदी को समझते ही नहीं। शनिवार सुबह 9:40 पर मोदी की लोकेशन थी जेश्वरेश्वरी मंदिर। प्रधानमंत्री 16 मिनट तक भक्ति में लीन थे। मगर क्या इस भक्ति की शक्ति का असर ईश्वरीपुर के जेश्वरेश्वरी मंदिर से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर बंगाल में दिखाई दे रहा था? मोदी ने इसी लोकेशन से अपना पहला मैसेज डिलीवर किया। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करीब 2 घंटे बाद 12:05 पर मोदी अपने नेक्स्ट लोकेशन यानी ओराकांडी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने मथुआ समुदाय के मंदिर में माथा भी टेका। तो क्या सिर्फ 35 मिनट में मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुआ समुदाय के वोटर्स को अपनी ओर खींच लिया? क्या मोदी की एक स्पीच का जादू चल गया? अभी मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा? मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मथुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। मोदी की ये स्पीच भले ही सियासी ना हो, मगर बंगाल चुनाव के दरमियान शनिवार को मोदी की कही एक एक बात के सियासी मायने निकलने शुरू हो गए हैं। दीदी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। दीदी ने मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े करते हुए उसे सीधे सीधे बंगाल चुनाव से जोड़ दिया है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए, वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? क्या होता है? আমরা इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करबो, आपका लिए सब छोड़ दिया जाए, हाँ? और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए। ये क्या हो सकता है? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है? कौन सच्चा है तो कौन झूठा है? इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। बांग्लादेश दौरे पर मोदी की भक्ति वाली शक्ति में दीदी को सियासत दिखती है, मगर क्या वाकई में यही ग्राउंड जीरो और सोशल मीडिया की रियलिटी भी है? आज हम कुछ फैक्ट्स की मदद से ये समझते हैं। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हुई। उस वक्त के गूगल ट्रेंड के मुताबिक मोदी का सर्च इंटरेस्ट 42 था, बांग्लादेश का 43 था, पश्चिम बंगाल का सर्च इंटरेस्ट 60 और ममता बनर्जी का सिर्फ 4 था। यानी सुबह 7 बजे इंटरनेट पर 3 शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे थे: मोदी, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। 9:40 पर जब मोदी काली मंदिर पहुंचे, उस वक्त के गूगल ट्रेंड में मोदी 50 पर थे, बांग्लादेश 51 पर था, पश्चिम बंगाल 84 पर था और दीदी सिर्फ 4 पर थी। ठीक इसी तरह 12:05 पर जब मोदी मथुआ मंदिर में थे, उस वक्त इंटरनेट पर मोदी और बांग्लादेश का सर्च इंटरेस्ट 44 था, पश्चिम बंगाल 84 था और दीदी 1 पॉइंट गिरकर 3 पर बनी हुई थी। शनिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों से एक बात समझ में आती है और वो ये
कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इंटरनेट की दुनिया में हलचल तेज थी। लोगों की दिलचस्पी मोदी में भी थी, बांग्लादेश में भी थी और बंगाल चुनाव पर भी थी। इस दौरान अगर दीदी का सर्च इंटरेस्ट दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया तो क्या इसे गूगल की सियासत कहा जाए? बंगाल चुनाव के बीच मोदी का बांग्लादेश में होना सिर्फ एक संयोग है, कोई प्रयोग नहीं। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल 26 मार्च को पूरे हुए। शुक्रवार को मोदी बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंचे। वहां मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे थे। लोग मोदी की तस्वीरों के साथ सेल्फी ले रहे थे। बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया टीवी के कैमरे पर क्या कहा, आज दीदी को ध्यान से सुनना चाहिए। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ तस्वीर ले रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना क्या मायने रखता है? How important is to this visit? ये जरूर बात है कि उन यहाँ पर आया और ये हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा बात है और हम लोग गर्वित तो इसलिए उन लोग यहाँ पर आए थे। तो क्या मतवा समाज को लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? कोई मोदी को कैसे देखते हैं? मुझे खूब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत शुक्रिया है जो हम लोग का देश में आया है। मोदी जी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, बहुत अच्छा बात है, हमारा गर्व है। गर्व है आपको? बहुत गर्व है। तो ये ओराकांडी के वासी हैं जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा गर्व है। ये बात सही है कि मोदी अपने सियासी विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ये भी सच है कि मोदी को अच्छी तरह पता है कि संकेतों की राजनीति कैसे करनी है। 2014 लोकसभा चुनाव की ये तस्वीरें गवाह हैं। उस वक्त मोदी का ये कहना कि उन्हें बीजेपी ने वाराणसी नहीं भेजा, मां गंगा ने बुलाया है, ट्रेंडिंग टॉपिक बना था। मोदी के एक बयान से लोग उनसे जुड़े थे, नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पॉलिटिक्स नाम ही जनता से कनेक्शन का है। बांग्लादेश में मोदी ने सियासी बात नहीं की, सियासी भाषण नहीं दिया। हाँ, मतुआ समुदाय का जिक्र करके कुछ अपनी बात बताई, कुछ उनकी सुनी। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो हाँ, मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो माँ का अपनत्व, माँ की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुर बाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। बांग्लादेश में खड़े होकर मोदी ने मतुआ समुदाय की बात की और यही बात दीदी को हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इसमें सियासी एंगल ढूंढ लिया। मगर इसमें सियासत कम, दीदी का डर ज्यादा दिख रहा है। पहले चरण में 5 जिले यानी पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम की 30 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 30 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर साफ तौर पर देखने को मिली थी। बंगाल की इन 30 सीटों पर 2016 में 27 सीट टीएमसी ने जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़े बदल गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से 20 पर बीजेपी की बढ़त थी और इस बार अधिकारी परिवार भी बीजेपी के साथ है। तो क्या इसलिए दीदी घबरा रही हैं? दीदी के इसी डर को समझने के लिए इंडिया टीवी के 2 संवाददाता पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के बीच भी पहुंचे और हिंदू वोटर्स से भी बात की। सब क्लियर हो गया। बांग्लादेश मुस्लिम इलाके में मोदी जी गए हैं, क्या लग रहा है आपको? उसका असर होगा, परिवर्तन दिख रहा है? कुछ असर नहीं होगा। ममता दी थी, फिर ममता दी आ रही है। बंगाल को लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे करिए। हम लोग भी ममता दीदी को जिता रहे हैं। वो जो बांग्लादेश गया है ना, वो तो अपने स्वार्थ के लिए गया है ना,
हाँ, इसलिए जो मुस्लिम है उससे को बेल्ट के लिए वो कुछ करने चाहते हैं। मंदिर में जा रहा है, वो तो दिखा रहा है ना, आदमी को दिखा रहा है। हाँ, वो तो आदमी को दिखा रहा है जो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मस्जिद में जा रहा हूँ। वो सब संप्रदाय के लिए वो सब कुछ करना चाहिए। हाँ। इसके लिए हम परिवर्तन चाहता हूँ। मोदी जी सबसे बड़ा नेता भी है, इसीलिए वो जो काम करता है वो अच्छा काम करता है। पीएम मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, मुस्लिम मुल्क में मंदिरों में, क्या असर है, क्या लग रहा है? वो तो मोदी तो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा कर, हम लोगों को तो आज खुश है। मोदी जी तो खुद बांग्लादेश गए हैं, मुस्लिम मुल्क में मंदिरों में जा रहे हैं, उससे कितना असर आएगा, क्या लग रहा है? सब कुछ मोदी जी कभी विभेद का राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मोदी जी जो बांग्लादेश गए हैं मुस्लिम मुल्क में मंदिरों में, कभी भी तुष्टिकरण का राजनीति नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास इसका नारा है। तो मुस्लिम का कोई ये नहीं परिवर्तन होगा इसका मतलब? बिल्कुल 100% नहीं, परिवर्तन तो होगा ही। बंगाल में भाजपा आ गया घुस गया पूरा। नहीं भाजपा आएगा, आ गया समझो। मोदी जी तो आज बांग्लादेश गए थे, क्या होगा, उससे कुछ असर होगा? भालो होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आज तो मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पर जगह है ना, बांग्लादेश में मंदिर में जाएंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर? वो ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ पर। पब्लिक के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव में मोदी का बांग्लादेश दौरा कोई फैक्टर नहीं है। रही बात बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने वालों की, तो एक दावा यह भी है कि मोदी ने दीदी के साथ सियासी खेला कर दिया है। दादा, आज तो पीएम भी बांग्लादेश में हैं, मंदिर गए हैं, मतुआ कम्युनिटी के लोगों से भी मिले हैं, क्या लग रहा है इसका इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल में क्या आने वाला है? वो तो अब जरूर होगा। एट अबाउट 35% आदमी बंगाल का जो वोटर है वो सब ईस्ट बंगाल का आदमी है, वो बांग्लादेश का आदमी है। वो उसका फोर्टीन फादर वो सब था उधर, इधर से इधर आया है। तो प्राइम मिनिस्टर जाके उधर रेस्पेक्ट पे किया है इंडिया के बिहार में। हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, काहे नहीं। सियासी बयानबाजियों के बीच ग्राउंड पर एक चीज तो साफ दिख रही है, मोदी दीदी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स और गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बंगाल चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, मोदी के फेवर में पब्लिक का मूड बनता जाएगा। और बहुत दिनों से लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हो गया, असदुद्दीन ओवैसी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज जब बंगाल में मतदान की शुरुआत हुई तो ओवैसी ने अचानक अपनी रैलियां शुरू कर दी। ओवैसी ने बंगाल में सबसे पहले कौन सी जगह चुनी और किस मकसद से चुनी, इस रिपोर्ट को देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में रखी। ओवैसी बंगाल का मूड मुर्शिदाबाद से सेट करना चाहते हैं। हम खाली 2 एमपी लोकसभा में मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोल के वोट गिराते। ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम डेमोग्राफी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे। ओवैसी वहां उतरे हैं जहां मुसलमान वोटर्स 60 से 70% हैं। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को पास कर दिया। ओवैसी ने मुर्शिदाबाद पर 1 महीने पहले दावा ठोक दिया है। पता क्या कांग्रेस ने किया, क्या लेफ्ट ने किया, क्या ममता ने किया, क्या मोदी कर रहे, कोई नहीं कर रहा। मुर्शिदाबाद में 26 अप्रैल को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में 1 महीने पहले ही ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। ओवैसी मुर्शिदाबाद में ही पूरी फोर्स के साथ क्यों उतर रहे हैं, इसका एक बहुत सीधा साधा मकसद है। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीट है और यहां 66% मुस्लिम वोटर हैं। ये ओवैसी का बिना कंफ्यूजन वाला मुस्लिम वोट बैंक फार्मूला है, जिसको वो हैदराबाद में आजमाते आए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बिहार के सीमांचल में किया, गुजरात के गोधरा और भरूच में भी इसे अपनाया, और अब पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद उनके टारगेट पर है। CAA का कानून, आसाम में मोदी CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में यहां पर इलेक्शन
कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई, तो कैसे सीडब्ल्यू को रोक पाएगी? हम इस वक्त हैं मुर्शिदाबाद के खागरा बाजार में। मुर्शिदाबाद में कृषि, इसके अलावा रेशम उत्पादन और हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज्यादा काम होता है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या वो बदलाव के लिए सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि इस बार कुछ बदलेगा? सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार टुकटाक काम कर रहा है। तो एम मतलब आएगा तो हम तो बहुत खुश होंगे। एम तो मतलब असदुद्दीन ओवैसी तो वो तो बहुत अच्छा इंसान है। कांग्रेस से ज्यादा तो अधीर रंजन चौधरी का ही वोट होता है यहाँ पे, लेकिन हलचल जो है उल्टा भी सकता है। ऑप्शन दो ही ऑप्शन है, या फिर टीएमसी या बीजेपी, दोनों में से कोई आ सकता। आपको मुर्शिदाबाद की 22 सीट बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। फरक्का, शमशेरगंज, जंगीपुर, रघुनाथपुर, लालगोला, भगवान गोला, रानीनगर, नवाग्राम, खारग्राम, बुरबान, कांडी, भरतपुर, रेजीनगर, बेलदंगा, बहरामपुर, हरिहरपारा, नौदा, दोमकार, जलांगी, मुर्शिदाबाद शहर और सागर दिघी। सागर दिघी यानी वो जगह जहां ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में अपनी पहली रैली की है। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश। क्या बात है? हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था। मगर मोदी जी बोलते मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, जीवंती बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे थे आप? हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी पर हैं। आइए आपको इस भागीरथी के साथ साथ मुर्शिदाबाद की कुछ राजनीतिक यात्रा भी करवाते हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। यहाँ 66% आबादी मुस्लिम है। ममता बनर्जी के लिए 2011 से भागीरथी के इस तट से उस तट तक जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं है। 2019 में हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ कामयाबी मिली, 3 में से 2 लोकसभा की सीटें टीएमसी अपनी झोली में हासिल कर पाई। लेकिन 2016 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 22 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। अधीर रंजन चौधरी का बहुत प्रभाव है और यहाँ की एक लोकसभा सीट जो है वो प्रणब मुखर्जी की सीट रही, जो उनके बेटे लड़े और इस बार वो हार गए। 2016 में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से कांग्रेस ने 14 जीती, टीएमसी ने 4 जीती और लेफ्ट ने 4 जीती। मुर्शिदाबाद टीएमसी का नहीं, कांग्रेस का गढ़ है और इस बार यहाँ कांग्रेस के साथ लेफ्ट का गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। साथ ही फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी भी है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी AIMIM का मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ने का मतलब है कि वो टीएमसी से ज्यादा कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भी बरहमपुर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मजबूत किला है। यहाँ से अधीर रंजन चौधरी लगातार 1999 से जीतते आ रहे हैं। 3 लोकसभा की सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, बरहमपुर, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। जंगीपुर से अभिजीत मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, वो 2012 में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद से इस सीट से लगातार चुने जाते रहे, लेकिन 2019 में वो हार गए। लेकिन कांग्रेस ने अपना दबदबा इस बरहमपुर सीट पे बरकरार रखा। दूसरी सीट मुर्शिदाबाद भी टीएमसी को मिली। यहाँ पर लेकिन अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस हैं, यानी बरहमपुर में कांग्रेस का मतलब अधीर रंजन चौधरी है। मुर्शिदाबाद सेंटर में किस पार्टी की चलेगी, अब इसे पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट से समझिए।
पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2016 में मुर्शिदाबाद शहर से कांग्रेस की साओनी सिंघा रॉय जीती थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की साओनी सिंघा रॉय जीती थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या ओवैसी के आने से मुकाबला दिलचस्प होगा? ये कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलिए। ओवैसी का मुर्शिदाबाद पर फोकस है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी के लिए भी मुर्शिदाबाद से उम्मीद बड़ी है, क्योंकि 2019 के चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया था और साथ ही साथ मुस्लिम बहुल सीट पर वोट शेयर भी बीजेपी का बहुत बड़ा था। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी नंबर 3 पर रही थी और उसे 17% वोट मिले थे। जंगीपुर में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, उसका वोट शेयर 24% रहा। वहीं बहरामपुर संसदीय सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, उसे 11% वोट मिले। ओवैसी का मुर्शिदाबाद में उतरना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि ममता दीदी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने वोट काटे तो सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को ही होगा। मुर्शिदाबाद शहर की सीट पर ही करीब 2,40,000 वोट हैं और 2016 में यहां बम्पर वोटिंग हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद में 86% लोगों ने वोटिंग की थी। मुर्शिदाबाद की चुनावी हवा का असर पड़ोसी जिलों की 71 सीटों तक पड़ता है। ये 71 सीटें बंगाल की वो बेल्ट या इलाका कही जाएंगी जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मालदा में 12 सीट है और 51% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीट हैं और करीब 50% मुसलमान वोटर हैं। बीरभूम में 37% मुसलमान मतदाता हैं और यहाँ 11 सीट है। नदिया में 17 सीट पर करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। ये सीट उत्तर पूर्वी बिहार से भी लगी हुई है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल वाला अपना फॉर्मूला यहां भी दोहराना चाहते हैं। ओवैसी ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 5 सीट वो जीते और कई सीटों पर उनको 50% तक वोट मिले। ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा। जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? मुर्शिदाबाद और आसपास के जिले बंगाल के वो बेल्ट है जहां कुछ विधानसभा सीटों में 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें से 2 बड़े जिले हैं मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर। मुर्शिदाबाद जहां करीब 60% मुस्लिम वोट हैं जो बांग्ला भाषी हैं। नॉर्थ दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है। इसकी और मुर्शिदाबाद दोनों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। यहां घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि अगर वो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को रिझाकर बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर एक बड़ा किंगमेकर तो बन सकते हैं। ओवैसी की ऐसी ही ख्वाहिशों को लेकर ही बीजेपी के विरोधी दल उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। उस जमाने में जमींदार थे, अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? मुर्शिदाबाद एक दौर में बंगाल की राजधानी था। यहां से सिराजुद्दौला हुकूमत चलाते थे। अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बेदखल कर दिया। फिर अंग्रेजों से समझौता हुआ और खानदान को नवाबी मिल गई, लेकिन उनका वो रसूख फिर लौट कर नहीं आया। ये मुक्तसूदाबाद है जिसे मुर्शिदाबाद अब कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले नवाबों के समय में ये बंगाल की राजधानी हुआ करता था। ऐतिहासिक शहर है ये, इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। 1757 में पलासी की लड़ाई अंग्रेजों से सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद यहीं से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई। पूरे देश में नींव पड़ी। ये शहर नवाबों का शहर है। यहाँ पर जगह जगह आपको निशानियां
मिल जाएंगी, मकबरे, मस्जिद, बाग। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हजारद्वारी है। ये नवाब का पैलेस है जो 1829 में इसकी नींव पड़ी और 1900 में ये बनकर तैयार हुआ। हजारद्वारी मतलब इसमें हजार द्वार हैं। मुर्शिदाबाद आने वाले टूरिस्ट इस जगह जरूर आते हैं, ये उनका मेन अट्रैक्शन होता है। ये ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक महत्व की जगह है और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद ओवैसी ने ऐलान कर दिया था कि वो बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने बंगाल के कई जिलों में अपनी पार्टी खड़ी करने की कोशिश की। AIM के बड़े नेता पलटी मारकर TMC चले गए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मीटिंग भी फेल हो गई और अब्बास सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी बना ली। ऐसे में ओवैसी शांत पड़ गए थे, लेकिन एक बार फिर से अपनी कोशिशों को उन्होंने बुलंद किया है। लेकिन बंगाल का मुस्लिम वोट भी कई ऑप्शन देख रहा है। मुस्लिम वोट के लिए TMC पूरा जोर लगा रही है। अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब इन दोनों के बीच ओवैसी भी मुस्लिम वोट पर कटिया लगाकर बैठ गए। पूरा वेस्ट बंगाल में कितना सीट से MIM लड़ेगी? अभी तो आज 2 सीट का अनाउंस किए हैं और एक नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको फाइनल लिस्ट बता देंगे। हमारा किसी से भी इस इलेक्शन में अलायंस नहीं है, किसी से भी हमारा अलायंस नहीं है। देखा जाए तो ओवैसी खुद को 1 महीना पहले बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर बनते हुए देख रहे थे, लेकिन अब मौजूदा समीकरण में वो एक गेम ब्रेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि बम के लिए बदनाम मुर्शिदाबाद क्या इस बार EVM से बदलाव की इबारत लिखेगा? सवाल यह भी है कि मुस्लिम समीकरण साधने वाले सियासी दल क्या इस बार बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं को साधने में जुटेंगे? क्योंकि इस बार चैलेंज बीजेपी की तरफ से है, जो हमेशा हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती आई है और सामने TMC के अलावा ओवैसी भी है, जो हर राज्य में वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। पंजाब पुलिस के सामने किसानों के नाम पर बीजेपी विधायक के साथ हाथापाई और गुंडागर्दी की शर्मनाक तस्वीरें आई हैं। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।